हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आनंद शर्मा और आज हम लोग इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिमांड स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जब भी बच्चे डिमांड की बात होती है, डिमांड एंड सप्लाई, आपने सुना होगा डिमांड एंड सप्लाई। इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड और सप्लाई का जिक्र ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता ना। डिमांड क्या होती है, अगर किसी हम लेमन पर्सन से पूछें, किसी ऐसे इंसान से पूछें जिसको कॉमर्स का कोई आइडिया नहीं है, जिसने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, तो उसके हिसाब से डिमांड क्या होती है तो वो जस्ट एक डिक्शनरी मतलब बताएगा, सर डिमांड मीन्स मांग, राइट। चलो अब हम इकोनॉमिक्स के हिसाब से समझते हैं डिमांड क्या होती है। डिमांड समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको स्टोरी समझ में आ गई तो बच्चे आपको बहुत इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी आखिर डिमांड होता क्या है, डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है, राइट। आप सब लोगों को आपके सामने दिख रहा होगा एक स्मार्टफोन, राइट। सबके ही आजकल स्मार्टफोन काफ़ी चहीते हो चुके हैं और स्मार्टफोन का एक बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है एप्पल आईफोन, राइट। आप लोगों के सामने एक एप्पल आईफोन एक्स अवेलेबल है। इसकी मार्केट में नियर बाय प्राइस होगी, सपोज एग्जांपल ले रहे हैं अपन, इसकी प्राइस है मार्केट में 75,000 रुपीज़। क्लियर। अब देखो हमारे पास हमारी स्टोरी के अंदर तीन कैरेक्टर्स हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड। मिस्टर एक्स के बारे में बात करें तो मिस्टर एक्स ने अपनी विश शो की है कि उनको ये आईफोन चाहिए, तो हमने बोला सर आईफोन 75,000 रुपीज़ का है, आप पेमेंट कर दीजिए और ये आईफोन आपका हो गया। मिस्टर एक्स ने बोला कि सर मेरी जो सैलरी है मंथली वो है ₹5,000 रुपीज़ पर मंथ। नाउ मिस्टर एक्स की सैलरी ही कितनी है, 5,000 रुपीज़ पर मंथ। क्या ये मिस्टर एक्स आईफोन परचेज कर पाएंगे? द आंसर इज नो, बिकॉज इनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, इनके पास सैलरी 5,000 की है, तो ये कैसे अफोर्ड करेंगे बच्चे 75,000 रुपीज़ का स्मार्टफोन। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। नाउ हम बात कर रहे हैं मिस्टर वाई की। मिस्टर वाई की मंथली सैलरी है सपोज ₹1 लाख रुपीज़ पर मंथ। नाउ मिस्टर वाई जो हैं उनकी सैलरी कितनी है 1 लाख, और आईफोन की जो प्राइस हमने डिसाइड की है वो कितनी है 75,000 रुपीज़। क्लियर। क्या ये मिस्टर वाई आईफोन अफोर्ड कर सकते हैं? बच्चे देखना मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अफोर्ड, राइट। मैंने ये नहीं बोला डिमांड कर सकते हैं। मिस्टर वाई ने बोला कि देखो साहब मेरे पास सैलरी तो है, मैं चाहता भी हूं कि ये आईफोन है वो मेरा हो जाए, लेकिन मैं अभी ये पैसे देना नहीं चाहता। मैं ये जो 75,000 रुपीज़ की जो अमाउंट है, जो इसकी कॉस्ट है, वो अभी मैं पे करने के लिए रेडी नहीं हूं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। नाउ हमारा लास्ट कैरेक्टर है मिस्टर जेड। मिस्टर जेड ने बोला कि साहब कितने का फ़ोन है, 75,000 रुपीज़ का दीजिए आप, तो बस आप हमको आपकी अकाउंट नंबर की डिटेल दीजिए, हाथों हाथ आपके बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं 75,000 रुपीज़। पैसे की कोई चिंता नहीं है, करोड़ों लाखों रुपए पड़े हैं, आप तो बस अपना अकाउंट नंबर बताइए और ये आईफोन मेरे को दे दीजिए। नाउ देखो ये तीनों एग्जाम्पल में सिचुएशन जो थी वो काफ़ी अलग थी। सबसे पहले आप देखना, मिस्टर जो एक्स थे उनकी पहले तो परचेजिंग पावर ही नहीं थी, उनकी इतनी सैलरी ही नहीं थी, या यूं कहें तो उनकी हैसियत नहीं थी कि आईफोन एक्स को परचेज कर सके, राइट। सिमिलरली मिस्टर वाई की बात करें, उनके पास परचेजिंग पावर है, राइट, स्टिल वो एबल भी थे अमाउंट पे करने के लिए, बट वो रेडी नहीं हुए अमाउंट पे करने के लिए, इसके लिए 75,000 रुपीज़। नाउ मिस्टर जो जेड थे उनके पास एबिलिटी भी थी, वो इसकी विश भी कर रहे थे और साथ ही साथ वो पेमेंट करने के लिए भी रेडी थे। तीनों एग्जाम्पल क्लियर हैं। अब अपन टर्म बाय टर्म समझते हैं कि ये डिमांड है वो क्या कहलाएगा, कौन से एग्जाम्पल के अंदर डिमांड एग्जिस्ट कर रही है। सबसे पहले मिस्टर एक्स ने क्या विश की थी आईफोन के लिए? द आंसर इज यस। क्या एबिलिटी टू पे थी मिस्टर एक्स की? आपने देखा मिस्टर एक्स की जो थी वो सैलरी ही कितनी है 5,000 रुपीज़ पर मंथ, तो उनके पास एबिलिटी साहब नहीं थी, एबिलिटी क्रॉस। क्या वो विलिंगनेस टू पे थे? इसका तो सवाल ही नहीं उठता। जब उनके पास पैसा ही नहीं है तो विलिंगनेस का क्या करना है जान के। नाउ ये जो बच्चे सिर्फ यहां पर विश थी, एबिलिटी नहीं थी और विलिंगनेस भी नहीं थी। बच्चे विलिंगनेस मीन्स यहाँ पे
बात हो रही है रेडी टू पे, करेक्ट, यहां पर बात हो रही है रेडी टू पे। तो यहां पर ये मिस्टर पर्सन रेडी टू पे का सवाल तो तब आएगा ना जब ये एफोर्ड कर पाएंगे उस चीज को, तो मिस्टर एक्स के केस में ये पॉसिबल नहीं था ना। ये जो टर्म है यहां पे देखो, मिस्टर एक्स की सिचुएशन को क्या हम डिमांड कह देंगे? नहीं बच्चे, ये कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी डिजायर। ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी डिजायर। नाउ एग्जाम्पल मिस्टर वाई का लेते हैं। क्या उन्होंने आईफोन के लिए विश की थी? यस। क्या एबिलिटी टू पे थे? यस, 1 लाख रुपए की सैलरी थी, वो एबल तो थे। क्या उन्होंने विलिंगनेस शो की थी? द आंसर इज नो। तो यहां पर क्या हो गया, 2 सिचुएशन फुलफिल हो रही है, तीसरी अगेन वापस वहीं रह गई है। तो बच्चे क्या ये डिमांड कहलाएगी? अगेन द आंसर इज नो, ये कहलाएगी वांट। क्या कहलाएगी? वांट। नाउ कम टू द मिस्टर जेड। मिस्टर जेड की जो सिचुएशन थी, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इनकी विश भी थी, एबिलिटी टू पे भी था, और हाथों हाथ ये पेमेंट करने के लिए भी रेडी थे। तो बच्चे ये जो लास्ट केस था हमारा, इसको हम लोग कहेंगे डिमांड। इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिमांड। क्लियर? अब देखिए इस चीज के लिए यहां पर मैंने कंडीशन डाली है, एट अ पर्टिकुलर, इस सिचुएशन के अंदर एट अ पर्टिकुलर, मैं 2 यहां पे टर्म्स लिख रहा हूं बच्चे, प्राइस एंड टाइम। सर ये क्या होता है? आपने कहा था सिर्फ 3 सिचुएशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो डिमांड निकल के आ जाएगी, लेकिन बेटा यहां पर देखो, पर्टिकुलर, एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एट अ पर्टिकुलर टाइम वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स वाला केस आप देखना, मिस्टर एक्स की सैलरी कितनी थी? 5000 रुपीज। आई नो एक साथ वो अभी ये मोबाइल परचेज नहीं कर सकते अमाउंट दे करके, लेकिन क्यों ना ऐसा हो, मिस्टर एक्स बोले कि साहब अभी तो मैं ये मोबाइल परचेज नहीं करना चाहता, मैं काम करता हूं 2 साल बाद मेरी पूरी सैलरी में बचाता हूं 2 साल तक, और मेरे पास जब 75,000 रुपीज होंगे तब मैं आपके पास आऊंगा और ये मोबाइल क्या कर लूंगा? आपसे परचेज कर लूंगा। क्या ये डिमांड कहलाएगी? द बच्चे आंसर इज नो, क्योंकि यहां पर जो बात हो रही है टाइम की, एट अ पर्टिकुलर टाइम, जिस टाइम पे बात हो रही है, जिस प्राइस पे डील हो रही है, वो सारी की सारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए बच्चे? सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो ना यहां पे क्या हुआ था, जो मिस्टर जेड थे वो हाथों हाथ टाइम, उस टाइम पे करने के लिए रेडी थे, और वो जो प्राइस डिसाइड की गई थी सेलर के द्वारा, कितनी प्राइस थी? 75,000 रुपीज, वो भी प्राइस के लिए पे करने के लिए रेडी थे। तो ये किस में आ जाएगा? डिमांड में आएगा। क्लियर? आई होप आपको स्टोरी के थ्रू डिमांड के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चे, नाउ इसकी डेफिनेशन कवर करते हैं कि बुक में तो आपको, एग्जाम में तो अपने को ऐसे स्टोरी नहीं लिखनी पड़ेगी ना, एग्जाम में तो अपने को लिखनी पड़ेगी डेफिनेशन। तो एग्जाम के अंदर जो डेफिनेशन है, जो हमने पूरी ये चीज समझी स्टोरी के थ्रू, वही डेफिनेशन में सारे वर्ड्स हैं। देखिए डिमांड क्या होती है? डिमांड रेफर्स टू अ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। इस केस में हमारी क्वांटिटी क्या थी? 1, एक मोबाइल की बात हो रही थी ना। डिमांड रेफर्स टू द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, अगेन देखो यहां पे वर्ड आ गया है दैट अ कंज्यूमर, मैं इसको बोल्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। सपोज कंज्यूमर इज रेडी एंड एबल टू पे, राइट? वो रेडी भी थे, रेडी टू पे, एबल भी थे, एबिलिटी भी यहां पे शो हो रही थी, एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस। क्या प्राइस डिसाइड हुई थी मोबाइल की? 75,000 रुपीज ऑफ अ कमोडिटी ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये जो मैंने आपको सिचुएशन डाली टाइम वाली, क्या यहां पे पांचों की पांचों सिचुएशंस कंप्लाई हो रही है? 1, 2, 3, 4, और यहां पे क्या लिखा था? क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। मोबाइल परचेज कर रहा था ना, विश तो थी वहां पे कमोडिटी की। कमोडिटी मींस क्या होता है बच्चे? कमोडिटी मींस गुड्स, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसकी डिमांड के बारे में बात हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में? कमोडिटी बोलते हैं। सपोज ये मार्कर जो है वो भी एक क्या है? कमोडिटी है। ये जो मोबाइल फोन्स हैं वो भी क्या है? कमोडिटी है। कोई भी चीज जो मार्केट में परचेज सेल हो रही है, इकोनॉमिक्स के सेंस में हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे? उसको हम बोलते हैं कमोडिटी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ
ना सर ये डिमांड तो चलो समझ में आ गया, क्या ये डिमांड के कोई टाइप्स भी होते हैं? तो बच्चे यस, डिमांड को हम लोग बेसिकली दो टाइप में बाइफरकेट कर सकते हैं। देखिए डिमांड में बी इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। सर ये इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड क्या होती है? अभी देखो हमने लास्ट एक एग्जांपल लिया था मोबाइल फोन, आईफोन का हमने एग्जांपल लिया। आईफोन के एग्जांपल में जो एक सिंगल पर्सन थे मिस्टर जेड, उन्होंने क्या की थी, आईफोन की डिमांड रेस की थी। डिमांड कैसे, एबल टू पे थे, विश थी और रेडी टू पे भी हो गए थे। नाउ इंडिविजुअल डिमांड की डेफिनेशन देखते हैं एक बार। इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू अ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। वापस वो डेफिनेशन वाले वर्ड्स कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। रेफर्स टू द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, दैट आपने देखा ध्यान से वर्ड, यहां पर क्या वर्ड लगा है, दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सेम डेफिनेशन है यहां पर, लेकिन बात हो रही है एक सिंगल कंज्यूमर की। अ कंज्यूमर मीन्स अ सिंगल कंज्यूमर। लेकिन अगर वहीं पर बात करें हम किसकी, मार्केट डिमांड की, मार्केट डिमांड रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर, मतलब सर यहां पे कंज्यूमर्स एक से ज्यादा हैं। बिल्कुल, मार्केट के अंदर सपोज आईफोन एक्स की डिमांड करने वाले जैसे मिस्टर जेड थे, वैसे ही मार्केट के अंदर सपोज दो और पर्सन है, ए और बी, वो भी अगर उस आईफोन की डिमांड कर देते हैं तो बच्चे ए प्लस बी प्लस जेड की डिमांड को मिला के क्या बनेगी, हमारी मार्केट डिमांड बनेगी। सो मार्केट डिमांड रेफर्स टू द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, that all the consumers in a market are willing to buy at various level of price. in other words, शॉर्ट में अगर हम समझें, ये बेसिकली क्या हो गया, सारे जो इंडिविजुअल, ए एक अलग से इंडिविजुअल था, बी अलग से इंडिविजुअल है और लास्ट में जो हमारे मिस्टर जेड जो हमारे एग्जांपल के पार्ट थे वो भी अलग से इंडिविजुअल हैं। तीनों की अगर डिमांड को हम लोग बच्चे ऐड कर दे तो क्या बन गया, मार्केट डिमांड। तो इट इज द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड एट ईच एंड एवरी प्राइस, कि जो भी प्राइस पे अगर वो सारी की सारी डिमांड मार्केट में रेज होती है सारे कंज्यूमर्स की, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी मार्केट डिमांड। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अपने को डिमांड भी समझ में आ गया कि दोनों पार्ट्स में कि डिमांड के दो टाइप्स हो सकते हैं, इट मे बी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड और अ मार्केट डिमांड। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसके अंदर से चैप्टर से आपको एग्जाम में बच्चे पूछा जाएगा, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। सर ये फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्या होते हैं, ठीक है, चलो अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था आप लोगों के सामने मिस्टर जेड का। मिस्टर जेड ने डिमांड रेज की थी, बिल्कुल, उन्होंने एक आईफोन की डिमांड की थी जिसकी प्राइस क्या थी बच्चे, उसकी प्राइस थी 75,000 रुपीज। ये क्या परचेज करने के लिए डिमांड किस चीज की थी, दैट इज आईफोन एक्स, और ये उसकी क्या है, प्राइस। आईफोन एक्स वो परचेज करने के लिए रेडी हो गए थे, उनकी डिमांड थी एक मोबाइल परचेज करना था, प्राइस क्या थी उसकी 75,000 रुपीज। नाउ मेरा लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, सपोज ये जो आईफोन है इसकी प्राइस, सपोज एप्पल कंपनी सडनली बोलती है मार्केट में साहब बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है और हम इस प्राइस को बढ़ा रहे हैं, अब ये जो आईफोन है हम वो बेचेंगे आप सब लोगों को 1,25,000 रुपीज़ में, करेक्ट। अब उन्होंने क्या करा, आईफोन ने खुद की जो प्राइस है वो इंक्रीज कर दी 50,000 रुपीज से। नाउ देखो अपने आप में बच्चे 50,000 रुपीज को आप वैसे मत देखो कि 50,000 रुपीज मतलब 50,000 रुपये तो बढ़े हैं, आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखो, 50,000 इंक्रीज होता है, दैट इज 30 to 40% किसी चीज की प्राइस क्या हो गई है, इंक्रीज। अब अगर मैं पूछूं मिस्टर किससे, मिस्टर जेड से, क्या सर आप ये मोबाइल परचेज करना चाहेंगे, तो बच्चे मे बी पॉसिबल कि मिस्टर जेड बोले नहीं, मेरे को इस प्राइस पे ये फोन परचेज नहीं करना है, राइट।
तो जो हमारे दो और पर्सन थे, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने बोला था आपको कि मार्केट डिमांड के अंदर 3 पर्सन थे, ए, बी और जेड का वाला सिचुएशन ने पूरी केस स्टडी पढ़ी। ए और बी भी तो कौन थे जो डिमांड कर रहे थे। मानो ए बोलता है कि मैं 1,25,000 रुपीज पे भी इसको परचेज करना चाहूंगा। तो बच्चे ध्यान से देखना, पहले तीनों लोग परचेज करने के लिए रेडी थे, किस रेट पे? 75,000 रुपीज पे। 1,25,000 हुआ तो बी और जेड हट गए, पीछे कौन बच गया? ओनली ए पर्सन जो इस मोबाइल को परचेज करने के लिए रेडी हुआ है। इट मीन्स कि बच्चे प्राइस की चेंज होने से हमारी डिमांड भी क्या हो रही है? हमारी डिमांड भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड मीन्स ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हमें भी पूरे डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, 5+3 की ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। ऐसे फैक्टर्स जो बेसिकली क्या करें, खुद अपने आप को जैसे उन फैक्टर्स को आप चेंज करोगे, उन फैक्टर्स की सिचुएशन को चेंज करोगे, तो बच्चे जो हमारी कमोडिटी की जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। सर कैसे? प्राइस वाला मैंने जब आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, जो हमारे मिस्टर एक्स थे उनका एग्जांपल याद है आपको? उनकी मंथली सैलरी कितनी थी? 5,000 रुपीज। क्या वो परचेज कर पा रहे थे हमारा आईफोन एक्स? बिल्कुल भी नहीं। चलो अब क्या हुआ, मिस्टर जो एक्स थे वो बहुत ईमानदार थे, ऑफिस में उनको देखा उनके बॉस ने कि ये बहुत हार्डवर्किंग पर्सन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सपोज रातों रात मिस्टर एक्स की सैलरी 5,000 से बढ़ा करके, बच्चे जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हंसी मजाक नहीं, एग्जांपल ले रहा हूँ, उसकी सैलरी कितनी हो गई? सपोज 1 लाख रुपीज पर मंथ हो गई, करेक्ट। अब देखो, क्या मिस्टर एक्स की सैलरी जब 1 लाख रुपीज हो जाएगी, क्या अब वो आईफोन एक्स जो उनकी पहले हमने सिचुएशन देखी थी ना कि उनकी मिस्टर एक्स की विश थी लेकिन एबिलिटी टू पे नहीं हो पा रहा था, अब तो ये वाली सिचुएशन कैंसिल हो गई ना। अब उनकी जब सैलरी कितनी हो गई? सैलरी हो गई 1 लाख, तो अब ये एबल टू पे हो गई, एबिलिटी वाली बात हो गई। उनकी विलिंगनेस तो पहले से थी, रेडी तो थे ही वो परचेज करने के लिए। अब क्या ये मिस्टर एक्स की डिमांड बन गया? बिल्कुल। पहले मिस्टर एक्स की ये डिमांड नहीं थी, लेकिन जस्ट आपने जब उस इंसान की इनकम इंक्रीज की तो वो उसकी डिमांड को उसने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो मैंने जस्ट आपको 2 एग्जांपल दिए हैं जिससे आपको ये पॉइंट क्लियर हो कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बच्चे जो डिमांड को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। नाउ अब अपन आते हैं पॉइंट टू पॉइंट, ऐसे कितने पूरे फैक्टर्स होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, आप सब लोगों के सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सर इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड क्यों करा है? बच्चे ध्यान से देखना, मैंने आप लोगों को अभी डिमांड के 2 टाइप्स बताए थे। कौन कौन से 2 टाइप्स थे? चलो बोलो, कौन कौन से 2 टाइप्स थे? सर इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा था मार्केट डिमांड। नाउ अगर इंडिविजुअल डिमांड की बात करें बच्चे, तो उसके फैक्टर्स अलग होंगे और मार्केट डिमांड के फैक्टर्स भी तो अलग होंगे ना। जब 2 डिमांड अलग टाइप्स की डिमांड है तो उनके फैक्टर्स भी तो अलग होने चाहिए। तो इसलिए ध्यान से देखना, मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड को 2 कैटेगरी में बाइफरकेट किया है। कौन सी 2 कैटेगरी? कैटेगरी नंबर 1 फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड और सेकेंड कैटेगरी फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। नाउ आपको बॉक्स में दिख रहा होगा, मैंने यहां पे नंबर हाईलाइट किया है। नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर इंडिविजुअल डिमांड कितने हैं बच्चे? 5। टोटल ऐसे 5 फैक्टर्स हैं जिनको हम क्या करेंगे? एज ए इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स मानेंगे, जो डिमांड को क्या कर सकते हैं? इफेक्ट कर सकते हैं। तो सर मार्केट के लिए कितने होंगे? बच्चे मार्केट के लिए जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे टोटल 8 फैक्टर्स जो मार्केट डिमांड को चेंज कर सकते हैं। अब ब्रैकेट में देखो मैंने लिखा है 5+3। किसी किसी को समझ में आ गया होगा कि मैं ये क्या लिखना चाह रहा हूं? 5+3। 8 को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, 5+3। मतलब बच्चे जो ये वाले 5 फैक्टर्स हैं ना, जो 8 में से जो 5 फैक्टर्स हैं वो पूरे के पूरे ये जो हैं वो बच्चे कॉपी पेस्ट हैं। वो पूरे के पूरे एज इट इज क्या है? कॉपी पेस्ट, C+P हैं, कॉपी पेस्ट हैं। कैसे?
आपको ये 5 फैक्टर्स कवर करने हैं इंडिविजुअल डिमांड के, और ये 5 फैक्टर्स हैं बच्चे, वो कहाँ पे यूज हो जाएंगे, हमारे मार्केट डिमांड के अंदर यूज हो जाएंगे। तो अच्छी बात है, हमारे एफर्ट्स कम हो गए। हमको अल्टीमेटली पढ़ने कितने पड़े, 8 में से हमने 5 को कहाँ यूज कर दिया, इंडिविजुअल में, और वो 8 के 8 कहाँ यूज हो गए, हमारे मार्केट डिमांड में। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड के बारे में। नंबर 1, देखो इसको मेन फैक्टर बोला जाता है बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये डिमांड के लिए। कैसे, क्या है समझते हैं, प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। सर वापिस ये वर्ड कॉमोडिटी आ गया है, आप तो एक बार ये समझा ही दो हमको कि ये कॉमोडिटी वर्ड ये लोग क्यों यूज करते हैं और ये कहाँ कहाँ यूज होने वाला है। तो चलो बच्चे, आपने डिमांड किया और मैं आपको नहीं बताऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए सबसे पहले बच्चे, कभी भी वर्ड अगर आ जाए, कभी भी अगर वर्ड आ जाए बच्चे कॉमोडिटी, तो आपको हमेशा माइंड में क्लिक होना चाहिए एक वर्ड, दैट इज मेन गुड्स। यहां पर कॉमोडिटी मीन्स मेन गुड्स बोलोगे तो नहीं, जब भी वर्ड आ जाए कॉमोडिटी तो आपके दिमाग में एक चीज क्लिक करनी चाहिए, क्या, कॉमोडिटी मतलब यहां पर बात हो रही है मेन गुड्स की। सर ये मेन गुड्स क्या होते हैं, और अगर ये मेन गुड्स कुछ होते हैं तो इसके मतलब मेन गुड्स के अलावा भी कोई अलग गुड्स भी होते होंगे। बिल्कुल, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। चलो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। हमने पहले एग्जांपल लिया था बच्चे आईफोन का, ठीक है। ये देखो पूरा का पूरा जो चैप्टर है मैं आपको उसी स्टोरी से लिंक करके समझा रहा हूं। अगर आपने वो स्टोरी ध्यान से सुनी होगी ना तो ये आपको चैप्टर 1.2.121 एकदम चीज समझ में आएगी, करेक्ट। अब देखो वो जो हमने कॉमोडिटी थी, इस केस में एग्जांपल में मैंने जो कॉमोडिटी बोली है वो हमारा पहले अपने देखा था, कौन सा कॉमोडिटी थी, आईफोन एक्स। प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड कैसे होता है, इट मीन्स with the rise in the price of a commodity the demand of that commodity falls and vice versa। सबसे पहले तो vice versa का मतलब भी हम जानेंगे। vice versa मतलब बच्चे जस्ट इसका अपोजिट। कैसे, यहां पर लिखा हुआ है प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी मतलब इट मीन्स विद द राइज इन द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी द डिमांड ऑफ दैट अनदर कॉमोडिटी, सॉरी दैट अनदर नहीं, यहां पे वापस मेन कॉमोडिटी, आई एम सॉरी, विद द राइज इन द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी द डिमांड ऑफ दैट कॉमोडिटी फॉल्स एंड वाइस वर्सा। ये जो आईफोन था, अगर इस आईफोन की प्राइस बढ़ जाती है, इस आईफोन की प्राइस बढ़ जाती है 75,000 रुपीज से, मैंने बताया था कितनी हो गई थी, 1,25,000 रुपीज। तो इसकी बच्चे क्या मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ेगी या कम हो जाएगी। सर जब प्राइस बढ़ेगी तो बिल्कुल इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या पता 1,25,000 पे वो आईफोन कोई परचेज करना ही नहीं चाहे, ओनली 75,000 पे सारे के सारे जो कंज्यूमर्स हैं वो रेडी हो रहे थे। सिमिलरली जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, देखो अगर ऐसा हो जाए, होगा नहीं बट फिर भी समझते हैं, अगर ऐसा हो जाए, सपोज वो जो आईफोन था 75,000 रुपीज का, वो प्राइस उसकी हो जाए 4,000 रुपीज। अब देखो मिस्टर एक्स की जब 5,000 सैलरी थी, वो क्यों नहीं परचेज कर पा रहे थे आईफोन, क्यों, आईफोन कितने का था 75। अगर आईफोन की प्राइस ही कितनी हो जाए 4,000, तो इजीली मिस्टर एक्स वापस से उस आईफोन को 5,000 की सैलरी के अंदर ही क्या कर पाते, परचेज। तो जब प्राइस कम हुई तो मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं वो बढ़ जाते आईफोन के लिए, तो मार्केट में उसकी डिमांड क्या हो जाती है बच्चे, इंक्रीज हो जाती, राइट। तो ये जो फैक्टर है यही तो यहां पर ये बताना चाह रहा है। देखो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फैक्टर जो है वो डिमांड को इफेक्ट कैसे करता है, इट मींस विद द, देखो यहां पे क्या लिखा है, राइज इन द प्राइस, मतलब जब प्राइस बढ़ेगी, देखो px, यहां पर कभी बच्चे जब कमोडिटी की बात होगी, मेन कमोडिटी मींस x, ओके। प्राइस x की जब प्राइस बढ़ गई है, हमारे एग्जांपल में जब आईफोन की प्राइस बढ़ गई थी, तो जो हमारी डिमांड है x की, अगेन जो मेन गुड्स है कमोडिटी है, हमारा आईफोन था, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। चलो सर ये तो समझ में आ गया। और ये जो सर वाइस वर्सा था बच्चे, इसी के ऑपोजिट ये बताना चाह रहा है, क्या, जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जब प्राइस कम होती है तो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, करेक्ट। तो जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट मेन जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड था
वो था हमारा प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, या यूं कह लो प्राइस ऑफ अ मेन गुड्स। जिस गुड्स की हम बात कर रहे हैं उसकी प्राइस के बारे में चर्चा करेंगे, राइट नाउ। चलो अब फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं जब आप वीडियो देख रहे हैं। बच्चे मैं वर्ड बोल रहा हूं, आप मेरे को समझाना मैंने सही बोला या नहीं बोला। आपके सामने है ये डायग्राम, आपके सामने देखो एग्जैक्ट में बॉक्स बना रहा हूं जिसके अंदर से मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन पुट करने वाला हूं। ये मेरे नोट्स के अंदर आपने एक बॉक्स बना दिया, इसके ऊपर मैं एक जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आपको मुझे बताना है ट्रू और फॉल्स, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है या गलत है, राइट। मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, डिमांड जब कम होती है तो प्राइस बढ़ जाती है। ध्यान से सुनना बच्चे स्टेटमेंट, डिमांड जब कम होती है तो प्राइस बढ़ जाती है। चलो बताओ फटाफट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नोट्स में लिखा हुआ देखो, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है? सर आप ही बता दो, हमको तो ये काफी टफ लग रहा है क्वेश्चन। चलो बच्चे हम बता देते हैं। देखो मैंने जब डेफिनेशन आपको ये समझाई थी, जब मैंने आपको ये मीनिंग इसका समझाया था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का, तो मैंने बोला था कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड, जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, और जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, मतलब इंक्रीज होती है। क्या हम इसका सर अपोजिट वर्ड यूज करके एग्जाम में लिख सकते हैं? बच्चे अगर आपने गलती से भी लिख दिया कि सर जब डिमांड कम होती है तो प्राइस इंक्रीज होती है, बच्चे ये स्टेटमेंट टोटली गलत हो जाएगा। सर क्या रीजन है? बच्चे हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। हम ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस। हमें बेसिकली ऐसे फैक्टर्स को चेंज करना है जिससे हमें उसका किसका इफेक्ट मिले, उस डिमांड पे उसका क्या इफेक्ट आ रहा है वो पता चले। देखो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आप सब लोगों के सामने। मार्केट के अंदर सपोज अभी सीजन आ रखा है आम का, मैंगो, राइट। सपोज मार्केट के अंदर अभी क्या हुआ, बहुत सारी मार्केट में आम की डिमांड बढ़ जाती है, हर कोई मैंगो परचेज करना चाहता है। तो बच्चे खुद सोच के बताओ, जब मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है तो जो सेलर होता है वो उसकी प्राइस बढ़ाता है या कम करता है? सर बिल्कुल, वो तो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए प्राइस क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। मतलब देखो जब मार्केट में डिमांड इंक्रीज हुई तो उसने प्राइस को कम नहीं किया बच्चे, उसने प्राइस को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो आप जो ये बोल रहे थे अभी, जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोल रहा था, मैंने जो स्टेटमेंट बोला, क्या वो स्टेटमेंट सही था? बिल्कुल भी नहीं। आपको जो स्टेटमेंट स्टार्ट करना है इनिशियल लेवल पे, आपको चेंज क्या करनी है बच्चे, प्राइस चेंज करनी है। और आपको उसका इफेक्ट किस पे देखना है, उसका आपको इफेक्ट देखना है आपके मेन गुड्स पे। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ पे समझ में आया होगा। एग्जाम के अंदर बोर्ड्स में कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे हमेशा इस चीज से कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो बच्चे याद रखना कि हम ये वाली चीज कवर करेंगे नेक्स्ट टाइम जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे। आपका 6th चैप्टर है प्राइस डिटर्मिनेशन, तो उसके अंदर हम ये चीज क्या करेंगे, कवर करेंगे, राइट। तो पॉइंट क्लियर हो गया। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यहां पर जब प्राइस इंक्रीज होगी तो जो मेन कमोडिटी है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और जब प्राइस डिक्रीज होगी तो मेन गुड्स हमारी जो कमोडिटी है वो प्राइस उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आई होप आपको ये जो फर्स्ट फैक्टर है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर। नेक्स्ट फैक्टर स्टार्ट करें। ज्यादा लंबा लेक्चर तो नहीं हो गया है, काफी थक गए होंगे स्टूडेंट्स काफी। चलिए नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट फैक्टर समझने से पहले जो मैंने आपको बच्चे मेन गुड्स के बारे में बात की थी, अब उसको मैं वापस आप लोगों के सामने हाईलाइट करता हूं। बच्चे जैसे हमारी कमोडिटी मतलब क्या होता है, मेन गुड्स। तो जिस तरीके से बच्चे मेन गुड्स होते हैं वैसे ही कुछ अलग गुड्स भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं सपोज रिलेटेड गुड्स। सर अब ये रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? मेन गुड्स तो आपने हमको समझा दिए कि भाई जिसकी डिमांड के बारे में बात कर रहे हो वो हमारे मेन गुड्स हैं। तो अब ये रिलेटेड गुड्स कहां से आ गए और ये क्या होते हैं, चलो समझते हैं। और आपको ये काफी एग्जांपल बहुत अच्छा भी लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। देखिए सबसे पहले प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो होती है बच्चे, वो भी क्या करता है, एक फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है। सर ये कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है, इंडिविजुअल या मार्केट?
बच्चे, चाहे आप इसको इंडिविजुअल बोल दो चाहे मार्केट बोल दो, क्योंकि जो पहले 5 है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, राइट। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर बच्चे 2 टाइप्स के गुड्स की बात होती है। कौन कौन से 2 टाइप के गुड्स? पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। करेक्ट, पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सर आपने तो बोला था रिलेटेड गुड्स कुछ होते हैं, अब आप बोल रहे हो उसके अंदर भी 2 कैटेगरी होती है। बच्चे 2 कैटेगरी नहीं है, ये 2 अलग अलग टाइप के गुड्स हैं, राइट। देखो अलग अलग 2 टाइप के गुड्स हैं, 1 बाय 1 समझते हैं, बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से देखना। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which can be used in place of another goods and give the same satisfaction to the consumer। देखो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के घर पे कोई गेस्ट आए और आपने उनको आपने क्या करा, कोल्ड ड्रिंक सर्व की। सपोज कोल्ड ड्रिंक के अंदर बच्चे आप लोगों को पता होगा 2 अलग अलग ब्रांड्स हैं। सपोज पहला ब्रांड है पेप्सी और दूसरा एक ब्रांड है कोक, जिसको अपन बोलते हैं कोका कोला, राइट। ये जो हैं ये दोनों ही कोल्ड ड्रिंक्स हैं, और आपको पता होगा इंडिया के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स बेसिकली नाम से नहीं कलर से ज्यादा फेमस होती है, ब्लैक वाली या रेड ऑरेंज वाली। आई होप आप लोगों ने भी ये चीज सुनी होगी। दोनों ही ब्लैक नेचर की कोल्ड ड्रिंक है, दोनों का कलर ही क्या है, ब्लैक है। कोई बहुत रेयर पर्सन होगा जो इन दोनों में डिफरेंस बता सके, कि कोई टेस्ट करे बोला नहीं ये पेप्सी है ये कोक है। अल्टीमेटली अपन बात करते हैं यहाँ पर, ये देखो क्या दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स है। बिल्कुल, गेस्ट आए, उन्होंने हमसे डिमांड की, हमने उनको बोला सर चाय कॉफी लेंगे या कुछ ठंडे में लेंगे, तो उन्होंने बोला नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, सपोज कुछ ठंडा पिलाइए। तो हमने उनको, हमारे पास पेप्सी नहीं है तो हम कोक सर्व कर सकते हैं, कोक नहीं है तो पेप्सी सर्व कर सकते हैं। क्या ये दोनों आपस में हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, एक की जगह दूसरा यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। ऐसा कोई भी गुड्स जिसको एक की जगह दूसरा यूज हम लोग कर सकें, उसको हम बच्चे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक बोलना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन देखो अगर हम देखा जाए, हमें लिखने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, हम किस किस चीज से लिख सकते हैं बच्चे? अगर हमें कॉपी में कोई चीज लिखने, कोई नोट्स बनाने, सपोज आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, साथ ही साथ ये कॉपी कर रहे हैं, आपके पास या तो पेन होगा या पेंसिल होगी, इसके अलावा कोई कुछ यूज कर रहे होंगे। सर मैं तो मार्कर यूज कर रहा हूँ। बच्चे वेल एंड गुड, आप भी मार्कर यूज कीजिए, मैं भी मार्कर यूज कर रहा हूँ। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक तो हो गया पेन, दूसरा क्या हो गया, पेंसिल। क्या इसको सब्स्टिट्यूट बोल देंगे? यस, ये भी सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। माना कि ये परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूट तो है। दोनों ही किस काम में आ रहे हैं बच्चे? दोनों ही काम में आ रहे हैं लिखने के। तो सिमिलरली यहां पर दोनों ही क्या एग्जांपल था, एक सॉफ्ट ड्रिंक का एग्जांपल था। हम पेप्सी भी यूज कर सकते हैं, कोक भी कर सकते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई कि सब्स्टिट्यूट गुड्स होते क्या हैं। इतना क्लियर हो गया? चलो अब समझते हैं कि सर ये सब्स्टिट्यूट गुड्स का हमारे डिमांड चैप्टर में क्या यूज है। चलो अब देखो, हमने अभी मेन जो इंपॉर्टेंट चीज अभी कवर की थी बच्चे पहले आप लोगों के सामने, हमने देखा एक होती है कमोडिटी मेन गुड्स और एक होते हैं हमारे रिलेटेड गुड्स। सपोज देखना बच्चे, जैसे हमने वो आईफोन वाला एग्जांपल लिया था, वैसे अभी यहां पे ध्यान से आप लोग देखना, हमारा जो पॉइंट था समझने का वो क्लियर करते हैं। वर्ड है पेप्सी और दूसरा है कोक। सपोज 1 लीटर की जो पेप्सी की बोतल है, मेरे को आइडिया नहीं है प्राइस का, एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। पेप्सी की जो बोतल की प्राइस है सपोज वो है 50 रुपीज और जो कोक है वो मार्केट में मिल रही है 45 रुपीज की। करेक्ट? नाउ अब ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं आप लोगों से बच्चे कि सपोज ये जो पेप्सी की जो प्राइस है, ये जो पेप्सी है उसकी प्राइस अगर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। पेप्सी की प्राइस इंक्रीज होके अब कितने रुपए हो गई? सपोज पेप्सी की प्राइस इंक्रीज होके हो गई 60 रुपीज, और देखो कोक की प्राइस अभी भी क्या है, सेम है 45 रुपीज। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है बच्चे? मैं 2 गुड्स की बात कर रहा हूं, एक है पेप्सी एक है कोक। इसमें से आपको कभी भी जब आप एग्जाम्पल लो, आपको बच्चे सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए इसमें से आपका मेन गुड्स कौन सा है। ठीक है? इस एग्जाम्पल में बच्चे मैं मान के चल रहा हूं कि जो कोक है वो मेरा क्या है, कॉमोडिटी है, वो मेरी कॉमोडिटी है। कॉमोडिटी मीन्स मेन गुड्स।
कोक कॉमोडिटी है तो मेरे को डिमांड हमेशा किसकी चेक करनी है, कॉमोडिटी की। डिमांड हमेशा मेरे को किसकी देखनी है, कॉमोडिटी की, मतलब मेन गुड्स की। पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हुई तो देखो इससे क्या चेन इफेक्ट होगा, देखो ध्यान से। जैसे ही पेप्सी की प्राइस इंक्रीज होगी ना, तो जो लोग पहले पेप्सी बच्चे कंज्यूम कर रहे होंगे वो शिफ्ट होने लग जाएंगे धीरे धीरे किसके ऊपर, कोक के ऊपर। क्यों, पेप्सी भले हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स था, मेन गुड्स तो हम लोग ज्यादातर, हम लोग घर में कौन सी चीज सर्व करते हैं, हमेशा हम ज्यादातर केसेस में हम लोग सर्व कर रहे थे कौन सी चीज, कोक सर्व कर रहे थे, लेकिन हम कभी कभी पेप्सी का भी यूज कर लेते थे। अब हुआ क्या, पेप्सी की सडनली प्राइस इंक्रीज हो गई तो बच्चे हमने पेप्सी वापस यूज ही नहीं की, हमने पेप्सी की जगह हम कहां शिफ्ट हो गए, कोक पे शिफ्ट हो गए। तो देखो पेप्सी हमारा क्या था बच्चे, सब्स्टिट्यूट गुड्स था। प्राइस किसकी चेंज हुई है, प्राइस किसकी चेंज हुई है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की। मेन गुड्स की प्राइस तो वही है, लेकिन क्या मेन गुड्स की डिमांड चेंज हो जाएगी बच्चे जब ये पेप्सी वाले सारे कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएंगे धीरे धीरे कोक के ऊपर, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कोक की जो डिमांड है मार्केट के अंदर बच्चे इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, सारे के सारे पेप्सी के जो कंज्यूमर्स हैं वो कहां आके शिफ्ट हो गए, सारे के सारे कोक के ऊपर। तो बच्चे यही तो चीज यहां पे लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है देखो ध्यान से, इस चीज को हम लोग अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले नीचे देखो, इट मीन्स विथ द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, विद द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हुई थी ना, 50 से कितनी हो गई थी, 60। द डिमांड फॉर द गिवन कॉमोडिटी ऑल्सो राइजेस। कैसे, देखो ये जो मेन कॉमोडिटी थे, द डिमांड ऑफ द गिवन कॉमोडिटी, वर्ड आ गया कॉमोडिटी, कॉमोडिटी बोले तो मेन गुड्स, तो जो मेन गुड्स हैं उसकी डिमांड क्या हो जाएगी बच्चे, राइज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर। और आगे वापस उन्होंने क्या कर दिया, वर्ड यूज कर दिया वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कैसे, अगर यहां पर यही जो प्राइस थी 50 रुपीज से कितनी हो जाती, 50 रुपीज से प्राइस हो जाती 40 रुपीज, यानी प्राइस बच्चे मैंने क्या कर दिया आप सब लोगों के सामने, प्राइस मैंने कम कर दी है। अगर मैंने जब प्राइस कम कर दी किसकी, रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स बोले तो सब्स्टिट्यूट की बात हो रही है। अब होगा क्या, पेप्सी की प्राइस कम हो जाएगी तो हमें कौन सी रेगुलर कोक पीनी है, हम क्या करेंगे धीरे धीरे कहां शिफ्ट हो जाएंगे, हम 45 की कोक परचेज ही नहीं करेंगे, हम तो बोलेंगे साहब पेप्सी सस्ती मिल रही है ना 40 रुपीज में। तो हमने सारे के सारे जो कंज्यूमर्स थे, कौन से वाले, कोक के कंज्यूमर है, हमारे जो मेन गुड्स के कंज्यूमर हैं वो कहां शिफ्ट हो जाएंगे, पेप्सी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब कोक वाले पेप्सी पे शिफ्ट होंगे तो देखो इसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम। ये वाले कंज्यूमर्स यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं बच्चे, तो इधर इसके ऊपर देखना है हमें, तो हमारी कॉमोडिटी की डिमांड चेक करनी है। इसकी प्राइस में कुछ भी चेंज हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो क्या चेक करना है, हमें तो चेक करना है हमारा जो मेन कॉमोडिटी है उसकी डिमांड में क्या अफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो जब प्राइस कम हो गई सब्स्टिट्यूट गुड्स की तो बच्चे मेन गुड्स की जो डिमांड थी ना, मेन गुड्स बोले तो एक्स, मेन गुड्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आप लोगों ने क्या नोटिस किया इधर, वो देखो आपको नोट्स में दिखाता हूं वापस में, आपने यहां पे क्या नोटिस किया सर, हमने यहां नोटिस किया कि जब प्राइस है एक्स, देखो यहां पर एक्स वर्ड यूज किया है बच्चे, यहां पर एक्स मींस ये कोई अलग गुड्स के बारे में बात कर रहा है। दो गुड्स है यहां पे, एक गुड्स है यहां पे एक्स, एक गुड है यहां पर वाई। इस केस में इन्होंने डिमांड किसकी देख रहे हैं, वाई की। तो अभी हमारा मेन गुड्स कौन है, अभी हमारा मेन गुड्स क्या आंसर है, वाई है। अगर एक्स की बच्चे प्राइस क्या होती है, इंक्रीज होती है, उस वाली सिचुएशन में याद आ रहा है पेप्सी की इंक्रीज हुई थी प्राइस, तो हमारी जो कोक थी उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई थी, सारे शिफ्ट होकर डिमांड इधर नहीं आ गए थे। और सिमिलरली वाइस वर्सा, जब इसकी प्राइस कम हुई तो जो हमारा मेन गुड्स था कोक वाले सारे के सारे छोड़ के कहां चले गए थे, कोक को पेप्सी पे चले गए, तो उसकी डिमांड वहां पे क्या हो गई थी बच्चे, कम हो गई थी। तो वापस देखो एक बार, इट मीन्स with the increase in the price of substitute goods the demand for the given commodity also rises and the vice versa। एग्जाम्पल पेप्सी एंड कोक एग्जाम में आप यूज कर सकते हो बच्चे, टी एंड कॉफी, राइट। तो ये दो एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को दे दिए। क्या सब्स्टिट्यूट गुड्स मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया सर? बिल्कुल, सब्स्टिट्यूट गुड्स को हमको 1 to Z A to Z सारा सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, उसका डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो पूरा हमको समझ में आ गया।
अब हम बात करते हैं बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। जिस तरीके से सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं वैसे ही होते हैं एक और गुड्स जिसको हम बोलते हैं बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स समझने के लिए आप देखिए एक बार, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पहले तो होते क्या हैं बच्चे। मैं अगर आप लोगों को बोलूं, आपको मैं एक पेन देता हूं कि बच्चे आप इस पेन से लिख के दिखाइए, तो आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये पेन आपने हमको दिया और सपोज आपने लिख दिया, सपोज मैं लिख रहा हूं तो मैंने लिखा आनंद शर्मा, मैंने अपना नाम पेन से लिख दिया, आपने भी अपना नाम ऐसे लिख दिया होगा। अब मैं आपसे बच्चे कंडीशन डाल रहा हूं, अच्छा आप ये पेन तो ले लो, पेन तो आप ले लो, लेकिन जो इसकी रिफिल है ना, पेन के अंदर जो रिफिल यूज करती है वो मैं आप लोगों को नहीं दे रहा। मैंने रिफिल निकाल दी और मैंने आप लोगों को पेन दे दिया, बोला अब इस पेन से आप क्या करो, लिख के दिखाओ। बच्चे क्या आप उस पेन से लिख पाएंगे? सर कैसी बात कर रहे हो आप, पहले आपने बहुत अजीब सा एग्जांपल दिया, अब आप बोल रहे हो आपको पेन से लिखना है, उस पेन की आपने रिफिल और निकाल दी, हम कैसे लिखेंगे बताओ? बहुत जाती है हम बच्चों पे, नहीं? चलो ये मैं एग्जाम्पल बच्चे आप लोगों को समझा रहा हूं कि पेन जो है वो रिफिल के बिना काम में नहीं लिया जा सकता, ठीक है। बाइक है वो पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती, टायर जो है वो ट्यूब के, ओ सॉरी आज एडवांस जमाना है, टायर के अंदर तो ट्यूबलेस टायर आती है। चलो इस एग्जांपल को हटा देते हैं एक बार, पेन और रिफिल वाला एग्जांपल क्लियर। पेन रिफिल के बिना तो नहीं चल सकता है, तो बच्चे ऐसे जो गुड्स हैं जो दूसरे गुड्स के बिना नहीं यूज में लिए जा सकते, जो एक गुड्स दूसरे गुड्स को पूरा करता है, उसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आपने शायद एक सॉन्ग सुना होगा, तुम बिन हम अधूरे हैं सनम, तो यहां पर ऐसा ही कुछ बात हो रही है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड मीन्स, देखो यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज विच आर useless in the absence of another goods and which are demanded jointly। वर्ड समझ में आ गया? आपने ऐसे आज तक कोई पेन की डिमांड नहीं की होगी, या आपने आज तक ऐसा मार्केट से कोई पेन परचेज नहीं किया होगा बच्चे जिसकी रिफिल ना हो, राइट? आपने बाइक परचेज कर ली, बोला लेकिन कसम खाता हूं मैं बाइक में कभी पेट्रोल यूज नहीं करूंगा, ऐसा पॉसिबल है? सर कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? बेसिकली वो एक ऐसे गुड्स हैं जिसको एक दूसरा गुड्स आकर के उसको कंप्लीट करता है। वर्ड देखो, कॉम्प्लीमेंट के अंदर ही वर्ड कंप्लीट छुपा हुआ है। ऐसे गुड्स जो दूसरे गुड्स को कंप्लीट करें वो कहलाते हैं बच्चे, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं आपको समझ में आ गए? नाउ अब ये डिमांड, हमारे जो मेन गुड्स हैं उसके डिमांड को कैसे फुलफिल करेंगे वो वापस सिचुएशन समझते हैं। वापस देखिए आप सब लोगों के सामने एक एग्जाम्पल पुट कर रहा हूं, सोच के देखो बच्चे। सपोज ये जो मैं एग्जाम्पल लिया था पेन और रिफिल का, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। इंक पेन होते हैं ना, इंक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। पेन के अंदर बच्चे इंक डलती है तब जाके हमारा एक इंक पेन रेडी होता है, राइट? इंक पेन। नाउ सपोज ये जो इंक पेन है इसकी मार्केट में अभी बच्चे प्राइस है सपोज 10 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ? सर ये जो पेन है उसकी कॉस्ट भी इसके अंदर जुड़ी हुई है और जो इंक है उसकी कॉस्ट भी इसके अंदर क्या हो रखी है? ऐड हो रखी है। अब ध्यान से सुनना बच्चे, हमारा जो मेन गुड्स है, हमारा जो मेन गुड्स है वो हमारे यहाँ पे मेन गुड्स कौन सा है? सपोज हमारा मेन गुड है पेन, उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या उसके अंदर फिल कर रहे हैं? इंक। तो इंक हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बच्चे सपोज इस पेन के अंदर 4 रुपीज की क्या डलती थी? इंक डलती थी, और जो पेन था वो 5 रुपीज का था, तो ये इंक पेन कितने का बन गया? 10 रुपए का। सर आप गलत बोल रहे हो, 5 + 4 9 होता है, 10 थोड़ी होता है। नालायकों, प्रॉफिट कौन ऐड करेगा? तो ये जो कंज्यूमर है, ये जो मेन इसका जो सेलर है, उसने अपना 1 रुपीज का पर पेन क्या ऐड किया? इसके अंदर प्रॉफिट ऐड कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। चलो
पेन कितने का था 5 रुपीज़ का, इंक कितने की थी 4 रुपीज़ की, प्रॉफिट कितने का था 1 रुपीज़ का, टोटल हमारे उसकी इंक पेन जो हम सेल करेंगे मार्केट में उसकी सेल प्राइस कितनी मिल गई हमको 10 रुपीज़। नाउ अगर आप देखो ध्यान से, ऐसा हो जाए कि जो इंक थी, इंक क्या था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थे, इंक की बच्चे प्राइस बढ़ के हो जाती है 7 रुपीज़, तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा होगा कि सर इंक की जब प्राइस बढ़ गई है तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे इंक पेन है वो क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। सपोज मैं प्रॉफिट यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ ना पेन की कॉस्ट चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा पेन था 5 रुपीज़ का था और ये क्या था, इंक हमारी 7 रुपीज़ की थी, प्रॉफिट 1 रुपीज़ का था, टोटल मिला के कितने हो गए थे 13 रुपीज़। अब वो ये क्योंकि जब 3 रुपये इंक की प्राइस बढ़ गई तो हमारा इंक पेन की प्राइस कितनी बढ़ गई, सीधा सीधा 13 रुपीज़ हो जानी चाहिए। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, अगर इंक की प्राइस बढ़ती है, अगर इंक की प्राइस बढ़ती है तो बच्चे बताओ पेन की डिमांड में क्या फर्क आएगा। अगर इंक की प्राइस बढ़ती है तो पेन की डिमांड में क्या फर्क आएगा। बच्चे आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से समझना पड़ेगा, यहाँ पर एक हल्का सा चेन इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। सर चेन इफेक्ट कैसे, इंक की प्राइस इंक्रीज हुई, राइट, इंक की जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुई तो देखो ना मेन गुड्स की प्राइस जब इंक्रीज हो गई है तो मेन गुड्स की डिमांड मार्केट में क्या हो जाएगी, डिक्रीज। हमने पहला फैक्टर यही तो पढ़ा था कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब इंक बढ़ी, इंक की प्राइस बढ़ी तो इंक की प्राइस बढ़ने से हमारे मेन गुड्स की प्राइस बढ़ गई, और जब मेन गुड्स की प्राइस बढ़ी तो हमारे मेन गुड्स की डिमांड क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी मार्केट में। तो बेटा जब एक गुड्स जो कंप्लीट करने वाला गुड्स है उसी की मार्केट में प्राइस बढ़ गई है तो ऑब्वियस है मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और मार्केट में अगर उस गुड्स की डिमांड कम होगी तो ये जो पेन था ना इसकी डिमांड भी मार्केट में क्या होने लग जाएगी, कम, क्योंकि लोग महंगे पेन इंक पेन्स परचेज ही नहीं करेंगे, डिमांड ही कम कर देंगे। तो मैन्युफैक्चरर भी जो पेन होगा खाली वो मार्केट से क्यों परचेज करेगा, वो भी उसकी डिमांड क्या कर देगा, कम कर देगा। देखो इसको वापस एक बार अच्छे से कवर करते हैं अकॉर्डिंग टू द नोट्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डेफिनेशन हमने देखी। अब देखो यहाँ पे ये वाला वर्ड्स भी वापस मैं एक बार के लिए स्किप कर रहा हूँ। सर ये स्किप क्यों कर रहे हैं बच्चे, मैं आपको ट्रिक के साथ समझाऊंगा ये चीज़, ये समझने से कहीं ज़्यादा आपको चीज़ याद रहनी चाहिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स विद द राइज इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जब प्राइस बढ़ जाती है द डिमांड फॉर अ गिवन कॉमोडिटी फॉल्स, डिमांड जो होगी गिवन कॉमोडिटी की वो क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, बिकॉज उसका चेन इफेक्ट आ रहा है, इंक की प्राइस बढ़ी पेन की प्राइस बढ़ेगी, पेन की प्राइस बढ़ने से पेन की डिमांड कम होगी, तो अल्टीमेटली इंक की प्राइस से डिमांड किसकी चेंज होगी, पेन की चेंज होगी। तो बच्चे यहाँ पे जब प्राइस इंक्रीज हुई इंक की, एक्स यहाँ पर कौन सा है इंक, वाई वापस कौन सा हो रहा है यहाँ पे मेन गुड्स। बच्चे यहाँ पर इस सिचुएशन में जो नोट्स हैं, ये जो वाई है वो हमारा क्या है मेन गुड्स है, और एक्स जो है वो हमारा क्या है रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन सा वाला, सब्स्टिट्यूट है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री वाला, ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट था, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री। तो जब प्राइस एक्स की यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जब प्राइस बढ़ती है तो जो मेन गुड्स है उसकी डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वो जो प्राइस अगर जो हमारे कॉमोडिटी रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जब प्राइस डिक्रीज होती है तो अगेन मेन गुड्स की हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। क्लियर। तो ये थे सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आज के सेशन को हम यहां खत्म करें उससे पहले ये जो पॉइंट था वो मैंने आप लोगों के सामने स्किप कराया है, चलो इसको समझते हैं। बच्चे सपोज मैंने एरो लगाया, देखना एक एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। हम ज़्यादातर बच्चे इकोनॉमिक्स में ये ऊपर वाला जो एरो है इसको हम समझते हैं इंक्रीज से, और ये जो डाउन वाला एरो है उसको हम समझते हैं डिक्रीज से। आपने शेयर मार्केट के अंदर देखो, मार्केट में आपने देखा होगा, सपोज आप शेयर मार्केट रिलेटेड चैनल है जी न्यूज़, उसमें जी बिजनेस के अंदर आप ओपन करना, उसमें आपको दिखेगा प्राइस के आगे एरो लगा होगा, ऊपर होगा तो ग्रीन एरो लगा होगा, नीचे होगा तो रेड एरो लगा होगा। ग्रीन एरो ऊपर वाले साइड का एरो का मतलब ही क्या है, उस प्राइस बढ़ रही है वहां पे, ठीक है, यानी कि वो चीज इंक्रीज हो रही है। कहने का मतलब ऊपर एरो है और यहां पर नीचे एरो है। देखो मैंने वर्ड यहां पे साइन लगाया है इक्वल का। बच्चे कभी भी ऐसा हो कि एक चीज ऊपर जा रही है और दूसरी चीज नीचे आ रही है,
इसको हम एक टर्म से डिनोट करेंगे इकोनॉमिक्स में, क्या बोलेंगे अभी मैं समझाता हूं। और सिमिलरली ऐसा हो जाए कि अगर दोनों एरो ऊपर जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे। देखो कभी भी अगर एरो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो बच्चे उसको बोला जाता है इनवर्स, या यूं कह लो इनडायरेक्ट, इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। इन दोनों एरोस के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स है। सर इनवर्स का हिंदी मतलब बच्चे उल्टा, अगर ये एरो ऊपर जा रहा तो वो नीचे जाएगा, ये एरो नीचे जाता तो वो एरो ऊपर जाएगा। ये जो मैं एरोज बना रहा हूं ध्यान से देखना, क्या ये इनवर्स रिलेशन शो कर रहे हैं? बिल्कुल सर, आपने ये एरो नीचे किया तो ये वाला एरो कहां चला गया, ऊपर चला गया, तो यहां पर क्या है, इनवर्स रिलेशन। अगर मैं यहां पे देखूं सेकंड सिचुएशन, इसमें मैंने आपको दो सिचुएशन के एरोज बना के दिए, ये एरो ऊपर जा रहा है तो ये वाला भी ऊपर जा रहा है, ये एरो डाउन साइड है तो ये एरो भी डाउन साइड है। तो इसको बच्चे हम लोग यहां पर बोलेंगे ऑलवेज डायरेक्ट रिलेशनशिप, या हम इसको बोलेंगे बच्चे पॉजिटिव रिलेशनशिप। देखो यहां पॉजिटिव वर्ड आया तो आप इसको नेगेटिव इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इनवर्स, नेगेटिव या इनडायरेक्ट एक ही चीज होती है, डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन एक ही चीज होती है। अब आपको वो वाली चीज बच्चे एकदम मक्खन जैसे समझ में आएगी। देखो कैसे, क्या लिखा है नोट्स के अंदर, ध्यान से देखो। वर्ड यूज किया है देयर वुड ऑलवेज एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, वर्ड देखो ध्यान से, डायरेक्ट, एरो सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में? सर एरो सेम डायरेक्शन में, देखो ध्यान से, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे। तो बच्चे यहां पर जो रिलेशन है किसमें, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स में और डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ता है तो मेन गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कम होता है तो मेन गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या लिखा है, देयर वुड ऑलवेज एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स बोले तो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट या नेगेटिव रिलेशनशिप। सर इनडायरेक्ट, इनवर्स या नेगेटिव में क्या होता है बच्चे, अपोजिट होते थे एरोज, याद आ रहा है। देखो प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड की इंक्रीज हुई तो मेन गुड्स की डिक्रीज हो गई डिमांड, प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिक्रीज हुई तो मेन गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो गई। एक एरो ऊपर एक एरो नीचे, सिमिलरली ये वाला नीचे तो ये वाला एरो ऊपर। तो बच्चे यहां पे कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप, किसके बीच में, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी, दैट इज अ गिवन कमोडिटी, राइट। आई होप आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ बच्चे इसके अंदर से एग्जाम में ट्रू फॉल्स पूछे जा सकते हैं रिगार्डिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है और इस चीज को बहुत अच्छे से आपको नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आना है। क्लियर? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और सब अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है, बाय। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की हमारी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही और वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आनंद कॉमर्स एकेडमी सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करें।